Good morning to all of you. Welcome to all in my class friend. This is Archana. अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर। अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, राइट? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. डियर, माई नेम इज़ अर्चना पांडे मैम and am certified educational counselor, right? Educational counselor, as well as am an economics B.Ed, CTET qualified, PGT economics. I have more than 15 year experience in teaching in different private schools, institutions, right? KVs also. And yes, of course, this experience will help you to achieve your goal in field of economics especially. And अभी हमारा इकोनॉमिक्स का सीरीज चल रहा है, तो इकोनॉमिक्स में हमने फर्स्ट कंज्यूमर बिहेवियर पूरा पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन बिहेवियर, राइट? थियरी ऑफ प्रोडक्शन स्पेशली. इसके जो है MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस बनाएंगे. इसके बाद अगर हो सका तो फिर नेक्स्ट हम मार्केट पे भी आएंगे. उत्पादन तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. एंड हमारे पेड बैच रन कर रहे हैं डियर. TGT, PGT इकोनॉमिक्स, EMRS, AWS एंड ऑल काइंड ऑफ PGTs एग्जामिनेशंस, राइट? एंड आपके UK PCS, UP PCS, IS PCS, RO ARO, इन सब के जनरल स्टडीज़ के सीरीज चल रहे हैं हमारे. एंड क्लास प्ले ग्रुप टू 12 हमारा संस्थान हो चुका है जो प्रोवाइड कराता है स्टडी मटेरियल. तो ये चल रहा है. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनी पेड बैच, काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स. डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल के लिंक डाल दिए हैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए. अर्चना एजुकेशन के नाम से ही है, राइट? प्रोडक्शन उत्पादन फलन बताता है उत्पादन की मात्रा तथा उत्पत्ति के साधनों में भौतिक संबंध. अल्पकाल से संबंधित है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम. जहाँ औसत उत्पादन घट रहा हो वहाँ सीमांत उत्पादन होगा. औसत से नीचे एक उत्पादन फलन साधन एवं उत्पादन के क्षेत्र के बीच भौतिक यानी फिजिकल संबंध को व्यक्त करता है. प्रोडक्शन फंक्शन फिजिकल रिलेशनशिप व्यक्त करता है किसके बीच? प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स के बीच, उत्पादन साधन और उत्पादन के क्षेत्र के बीच, राइट? उत्पादन फलन एक फर्म को यह विश्लेषण प्रदान करता है कि उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक किया गया संयोग जिससे निश्चित मात्रा में उत्पादन किया गया हो. उत्पादन फलन से जुड़ा हुआ सबसे प्रमुख नाम है कॉप डगलस. एक उत्पादन फलन का बनाना इंजीनियरिंग समस्या है. निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? साधन कीमत प्रभाव, उत्पादन प्रभाव प्लस तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव. ऐसे उत्पादन फलन को क्या कहते हैं जबकि अन्य साधन स्थिर तथा एक साधन परिवर्तनशील रहता है? अल्पकालीन. उत्पादन के जोखिम से केवल उद्यमी संबंधित हैं. अनुपात एवं पैमाना का विचार क्रमशः अल्पकाल दीर्घकाल से संबंधित है. किस उत्पादन फलन को अनुभव सिद्ध तथा प्रसिद्ध माना गया है? कॉप डगलस उत्पादन फलन को. श्रम के लिए क्या होना अनिवार्य है? शारीरिक प्रयत्न और आर्थिक प्रतिफल. श्रम विभाजन विशिष्टीकरण उत्पन्न करता है, आंतरिक एवं बाह्य बचत दोनों. उत्पत्ति ह्रास नियम ने जन्म दिया नए आविष्कारों को. दो उत्पत्ति के साधन जब आपस में पूरक होते हैं समुत्पाद वक्र की स्थिति अंग्रेजी के एल शेप की होती है. ठीक. समुत्पाद वक्र का मतलब समझते हो? आइसोप्रोडक्ट कर्व. समुत्पाद वक्र ठीक उसी तरह होता है जैसे आपका
कंज्यूमर बिहेवियर में आपका जो है इंडिफरेंस कर्व होता है। सारी मतलब मेरी डिमांड सारी चीज़ें मान्यताएं भी सारी चीज़ें उसी की तरह होती हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको कम्प्लीटली बहुत डिटेल में समझा रखा है। आप प्लीज़ 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 इकोनॉमिक्स की कई सारी सीरीज़ बने हुए हैं, आप जाके उनको एक बार गो थ्रू हो जाइए। उत्पादन के साधनों के पूर्ण स्थानापन्न होने की दशा में समुत्पाद वक्रता पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। उत्पादन फलन की दूसरी अवस्था को कहते हैं कुल उत्पादन की घटती हुई दर से बढ़ना, सीमांत उत्पाद का गिरना, औसत उत्पाद का गिरना। प्रथम घात वाला समरूप फलन होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 कॉप डगलस उत्पादन फलन होता है। उत्पादन फलन होने पर अल्पकाल में स्थिर लागत धनात्मक होती है। कॉप डगलस उत्पादन फलन यानी Q इक्वल टू ए के ए माने अल्फ़ा एल बी यानी बीटा, ठीक है ना, के अंतर्गत यदि a प्लस बी ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, उत्पत्ति वृद्धि नियम होगा। रिज वक्र के बीच की स्थिति बताती है उत्पादन की तकनीकी कुशलता। रिज लाइन्स है ना। कॉप डगलस उत्पादन फलन Q इक्वल टू के एल ए यानी अल्फ़ा सी बी यानी बीटा के लिए कौन सा युग्म सही है, O लेस देन ए 0 मतलब जिसे बोलते हो 0 लेस देन ए लेस देन 1, ठीक, तथा b इक्वल टू 1 माइनस ए, ठीक। सीमांत तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन की दर की वैकल्पिक मांग के लिए कौन सा कथन सत्य है, MRTS XY इक्वल टू MPX MPY, MRTS XY इक्वल टू डेल्टा y इंटू MPX अपॉन डेल्टा x इंटू MPY। उत्पादन संभावना रेखा मूल बिंदु की ओर नतोदर यानी कनकेव होती है, ठीक। क्यों, सापेक्षिक लागतों में वृद्धि के नियम के कारण। कॉप डगलस उत्पादन फलन Q इक्वल टू के एल ए यानी अल्फा सी 1 माइनस ए। अल्पकाल में ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था में परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता होती है ऋणात्मक। कॉप डगलस उत्पादन फलन के घातांक मापक हैं उत्पत्ति साधनों के उत्पादन में अंशदान का। उत्पादन की दूसरी अवस्था यानी सेकेंड स्टेज आरंभ होती है जब श्रम की एपी गिरती है, ऐसा होता है सदैव। कॉप डगलस के उत्पादन फलन या y इक्वल टू ए एल ए के बी ए यानी अल्फ़ा बी इक्वल टू 0 ओ पर विचार करते हुए प्रतीकों को अपने सामान्य अर्थ में सूची एक दो को मतलब टैली करना, दो टेबल्स हैं। अब सीधा सीधा मैं आंसर के साथ ही बताती हूँ। देखो a प्लस बी यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो वर्धमान अनुपात होगा। उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा यानी a प्लस बी लेस देन 1 होगा तो ह्रासमान अनुपाती प्रतिफल होगा। a प्लस बी इक्वल टू 1 होगा तो स्थिर अनुपात होगा और a इंटू बी इंटू आ गया ना, ठीक, b लेस देन 1 होगा तो आपका ह्रासमान कारक प्रतिफल होगा। ये चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता रखी हैं। आप वीडियोस जाके रिव्यू कीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट है देयर, इसमें हम बहुत लंबा चौड़ा लेके चलेंगे तो एक क्वेश्चन पता चले क्वेश्चन बनाना छोड़ के हम इस कॉन्सेप्ट पे आ जाए। कॉन्सेप्चुअल सीरीज़ मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है, आप जाके देखिए। साधन रेखा
की ढाल बराबर होती है x माइनस साधन की कीमत y माइनस साधन की कीमत। साधनों की अविभाज्यताएं श्रम उत्पादन विशिष्टीकरण आदि के कारण उत्पन्न होते हैं पैमाने के प्रतिफल। कॉफ डगलस उत्पादन फलन में स्थिरता है माप विवरण की। कॉफ डगलस उत्पादन फलन के मामले में किसी निविष्ट की निर्गत लोच स्थिर होती है यदि श्रम यानी L एक इकाई बढ़ने के लिए पूंजी K की 2 इकाई का परित्याग करता है और उत्पादन अप्रभावित रहता है तब इमार्टियस Lk = 2। बढ़ते प्रतिफल का नियम संदर्भित करता है घटती लागत नियम। साधन कीमत रेखा का ढाल होता है -px/py। उत्पादन का मौखिक उद्देश्य लाभ अर्जन होता है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम में मोड़ के बिंदु पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन पर एमपी अधिकतम होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक, मोड़ बिंदु पर एमपी अधिकतम होता है। उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं को प्रदर्शित किया जाता है रिज रेखाओं द्वारा। मूल बिंदु से खींची गई कोई भी रेखा, मूल बिंदु से खींची हुई, ठीक, कोई भी रेखा पैमाने को बताती है। दोनों साधनों के परस्पर स्थानापन्न होने की दशा में साधन की कीमत वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता है। निम्न में से कौन सी बचत बाह्य बचत है? तो प्रशिक्षण व्यवस्था, सस्ती परिवहन सेवा, विदेशी प्रतियोगिता से मुक्ति, सारी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? समुत्पाद वक्र तथा रिज वक्रों में कोई संबंध नहीं। उत्पत्ति वृद्धि नियम तथा उत्पत्ति समता नियम दोनों ही उत्पत्ति ह्रास नियम की अस्थायी अवस्थाएं हैं। यह कथन सत्य है। जहाँ पर सीमांत उत्पादन अपने अधिकतम स्तर पर होता है, अल्पकाल में वही उत्पादन अपने निम्नलिखित बिंदु पर होगा, झुकाव के बिंदु पर। ठीक, उत्पत्ति के विभिन्न मितव्यताओं की व्याख्या करने वाला सिद्धांत उत्पत्ति वृद्धि नियम। समुत्पाद रेखा, जहाँ बजट रेखा की स्पर्श रेखा होती है, वहीं पर उत्पादक के लिए संतुलन होता है। जहाँ साधनों का अनुकूलतम संयोग स्थापित होता है उसे उत्पत्ति समता नियम कहते हैं। कॉफ डगलस मॉडल के अनुसार पूंजी के लिए श्रम की एमआरटीएस AL यानी अल्फा L/B के यानी बीटा के। उत्पादन साधनों के अनुपातों की परिवर्तनशीलता स्थानापत्ति लोच के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। रेखीय उत्पादन फलन लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन का आशय होता है जब उत्पादन के सभी साधनों को एक विशेष अनुपात में बढ़ाया जाए तो उसी अनुपात में वृद्धि होती है। यह कथन सही है। TP, AP, MP के बढ़ने की गति को कौन बताता है? लागत ह्रास नियम। जब सभी साधनों में एक साथ परिवर्तन हो तो कहा जाता है कि फर्म के प्लांट का पैमाना बदल गया है। निम्न लिखित चित्र में क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम को कौन सा वक्र खंड प्रदर्शित करता है? तो ये आपका ये बोल रहा है उत्पत्ति वृद्धि नियम। तो आपको पता है उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या होता है? स्टार्टिंग में जब आपका TP ऊपर जाता है तो फर्स्ट स्टेज जो है हमारा उत्पत्ति वृद्धि नियम को दर्शाता है, राइट? 0 से A फर्स्ट स्टेज। बढ़ते हुए प्रतिफल अवस्था में मोड़ के बिंदु पर TP वक्र x एक्सिस के प्रति क्या होता है? अवनतोदर हो जाता है, कनकेव हो जाता है। समुत्पाद वक्र का उत्पादन क्रिया में वही स्थान है जो उपभोग में तटस्थता वक्र के। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आइसोप्रोडक्ट कर्व जो है एज इट इज़ वैसे ही होता है जैसे हमारा जो है इंडिफरेंस कर्व होता है कंजम्पशन में, राइट? रिज वक्र की ऊपरी रेखा के बिंदु पथ को जो समुत्पाद रेखा पर है x एक्सिस के MRTS y x के लिए बताते हैं अनंत।
उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में उत्पादन का कौन सा नियम लागू होता है? उत्पत्ति वृद्धि नियम। समोत्पाद वक्र में x तथा y अक्षों पर विभिन्न मात्राओं के संयोग को प्रदर्शित करते हैं। यह मात्राएं निम्नलिखित तत्व में होती हैं। उत्पादन लागत। प्राचीन अर्थशास्त्री उत्पत्ति ह्रास नियम का प्रयोग केवल कृषि क्षेत्र में करते हैं, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री इसका प्रयोग निम्न क्षेत्र के लिए मानते हैं, सभी उत्पादन क्षेत्र। कॉब डगलस उत्पादन फलन के घातांक मापक हैं। उत्पादन के साधनों का, उत्पादन में अंशदान का। उत्पादन में आरंभिक अवस्था में वर्धमान प्रतिफल नियम क्यों कार्यशील होता है? स्थिर साधन की अविभाज्यता और श्रम के विशिष्टीकरण के कारण। समांग, ध्यान से सुन लीजिए। जब समांग उत्पादन फलन एक कोटि का होता है तो वह दर्शाता है कि पैमाने के स्थिर प्रतिफल को। CES में कुशलता मापदंड तकनीकी का स्तर है जो प्रदर्शित किया जाता है P द्वारा। इसके बाद हमारा आता है बेटा मार्केट, राइट। विभिन्न बाजारों में मूल्य का निर्धारण देखते हैं थोड़ा सा, अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये भी एक साथ कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। एक ही वीडियो में आप जो है पूरा कर लेंगे। बाकी छोटी छोटी वीडियोस तो जो है शॉर्ट्स के रूप में जा रहे हैं, बट हमारा मकसद शॉर्ट्स देना नहीं है, ठीक। हमारा मकसद है मैक्सिमम प्रैक्टिस करना। तो थोड़ा कर लेते हैं। तो मार्केट का हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। MCQ फॉर्म में ही हम चलेंगे। शुद्ध एकाधिकार में निहित उसके उत्पादन की मांग की आड़ी लोच इकाई से अधिक पर अनंत से कम, ठीक। साधनों की न्यूनतम लागत वाले संयोग रखने वाली फर्म को अनुकूलतम फर्म कहा जाता है। जब औसत आगम वक्र पर मांग की लोच इकाई होती है तो सीमांत आगम का मान जो है MR=AR। यदि औसत आगम के लिए A लिखा जाए, सीमांत आगम के लिए M लिखा जाए तो E मांग की लोच हो, तो निम्न में से कौन सा समीकरण होगा? M=A E/E-1। नीचे दिए गए आरेख में अल्पकालीन संतुलन, ठीक। अल्पकालीन संतुलन आपका EC बिंदु पर होगा, EQ बिंदु पर, Q, ठीक है ना। बाजार के स्थिर संतुलन हेतु मांग वक्र का ढाल पूर्ति वक्र के ढाल के बराबर होना चाहिए। फर्म का औसत स्थिर लागत वक्र परवलय होता है। वक्रों में कौन से समानता U आकार के होते हैं? तो हमारे औसत लागत वक्र, औसत परिवर्तनशील लागत वक्र और सीमांत लागत वक्र, ये तीनों जो हमारे क्या होते हैं? U शेप के होते हैं। फिर से सुन लो। हमारा औसत लागत वक्र AC जिसे बोलते हो, औसत परिवर्तनशील लागत ABC और आपका MC, ठीक, मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत, ठीक। ये आपका U शेप के तीनों होते हैं। फिर एकाधिकारी का मांग वक्र इकाई लोच होता है, ठीक, एकाधिकारी का। फिर बोला एक एकाधिकारी संतुलन की स्थिति में तब होता है, प्रदर्शित करता है तब इकाई का औसत लाभ कितना होगा। तो औसत लाभ हमारा कब होगा बेटा? जब हमारा MC/MR को काटेगा, ठीक, वही हमारा औसत लाभ होगा। तो यहाँ जो है RQNP के थ्रू, RNQP के थ्रू जो है बताया गया है। निम्न में से किस वक्र का आकार U की तरह नहीं होता? AFC का आकार U की तरह नहीं होता, ठीक, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है। मैंने वेरिएबल कॉस्ट ABC बोला था, MC बोला था, AC बोला था, लेकिन AFC नहीं बोला था। AFC का U शेप में नहीं होता। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है।
अल्पकाल में किसी फर्म को अपना उत्पादन बंद करना होगा औसत परिवर्तनशील लागत पर। ठीक, जब जो है कीमत यानी प्राइस एबीसी से कम हो तब बंद कर देना पड़ेगा। भाई उतना भी उसको नहीं प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है, तो फ़ायदा क्या है ना। किसी फर्म और उद्योग का औसत आय वक्र एक होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। द्विपक्षीय एकाधिकार में पाए जाते हैं दो विक्रेता एक क्रेता। प्रत्येक विक्रेता मानकर चलता है उसके प्रतिद्वंदी की उत्पादन मात्रा स्थिर होगी। कूर्नो मॉडल में फर्म का लाभ उस संतुलन बिंदु पर अधिकतम होगा जहां कुल आय कुल लागत से अधिक हो। एक फर्म उस संतुलन बिंदु पर उत्पादन करती है, उसके लिए क्या सत्य है, उसके लिए ये सत्य है कि जो है सामान्य से अधिक लाभ अर्जित हो रहा है, सामान्य लाभ अर्जित हो रहा है और हानि हो रही है। मतलब कहने का मतलब है फर्म को जो है, किसी फर्म को अल्पकाल में जो है सामान्य से अधिक, सामान्य और हानि तीनों होती है। ठीक, तीनों कंडीशन में होता है। तीनों कंडीशन में उत्पादन करती है। ठीक, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का पूर्ति वक्र। तो पूर्ण प्रतियोगिता में तो इसमें जो भी ऑप्शंस थे इनमें से कोई नहीं, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। जब मांग एक्स एक्सिस के समांतर सीधी रेखा के रूप में होता है तो यह दिखाता है कि मांग की लोच अनंत है। ठीक, एकाधिकारिक प्रतियोगिता में उत्पादकों के समूह के लिए निम्न में से क्या एक सत्य है। वस्तु की मांग की कीमत लोच तथा आड़ी लोच दोनों का मान अधिक होता है। पूर्ण प्रतियोगिता व दीर्घकाल में फर्म द्वारा अर्जित असामान्य लाभ में तिरोहित हो जाने का कारण उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश के प्रभाव के कारण। अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत जड़ता को समझाने के लिए विकुंचित मांग वक्र का प्रयोग पॉल स्वीजी ने किया। विकुंचित मांग वक्र के ऊपरी भाग निचले भाग के सापेक्ष में अधिक लोचदार होता है। अब ये सारी चीज़ें किंग डिमांड की बात कर रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में कॉन्सेप्चुअल वे में आपको बता रखा है, प्लीज़ वीडियो से गो थ्रू हो जाइए। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार एवं दीर्घकाल में उत्पादन का संतुलन होगा विद्यमान प्रतिफल के नियम के अंतर्गत। कपटपूर्ण अल्पाधिकार केवल अनकहे समझौते पर किए जाते हैं। पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर एआर वक्र दर्शाता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता के लक्षण ऐसे विक्रेताओं की संख्या का अधिक होना जो स्वतंत्र व्यवहार करते हैं, असमान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। मूल विभेद तब मूल विभेद तब लाभ देता है जो दोनों बाजारों में मांग की लोच अलग अलग हो। पूर्ण प्रतियोगिता को दुधारी तलवार कहा गया है। किसने कहा? चैम्बरलेन ने। अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जब फर्म का लाभ अधिकतम होता है तब फर्म उत्पादन करती है विद्यमान प्रतिफल नियम के अंतर्गत। एकाधिकारी के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? MR इक्वल टू AR 1-1/E। अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए जब कीमत में वृद्धि होती है तो लाभ बढ़ जाता है। दो लिस्ट हैं, लिस्ट को सुमेल करना है, मैच करना है, तो मैं डायरेक्ट आंसर के साथ ही आपको मैच करके ही बता रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। एकाधिकार प्रतियोगिता चैम्बरलेन ने दिया था। द्वयाधिकार कूर्नो। सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत WS जेवेंस ने दिया था। अल्पाधिकार का विचार जो है पॉल स्वीजी ने दिया था।
किंकियन मांग रेखा, किंग डिमांड कर जिसे बोलते हैं, ऊपरी भाग सापेक्षतया अधिक लोचदार होता है। अभी भी हमने इसका पढ़ा एक क्वेश्चन और। परस्पर निर्भरता का अर्थ है प्रत्येक फर्म ऐसी वस्तु का उत्पादन करते हैं जो प्रतिद्वंदी के फर्मों के उत्पादन से मिलती जुलती तो हैं परंतु समरूप नहीं है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा टूथपेस्ट है, साबुन है, शैम्पू है, ठीक है ना। सारे शैम्पू तो हैं पर अलग अलग ब्रांड के अलग अलग हैं, ठीक। ऐसे टूथपेस्ट हमारा पेप्सोडेंट अलग है, ठीक है, दंत कांति अलग है, हमारा अदर मतलब पेप्सोडेंट अलग है, लेकिन हैं सारे टूथपेस्ट ही, राइट। एकाधिकारी की शक्ति कोटि की माप किस के बीच अंतर से की जाती है? औसत आगम और सीमांत आगम। मूल्य विभेद तब लाभ देता है जब दोनों बाजारों में मांग की मूल्य लोच भिन्न भिन्न होती है। एक विशुद्ध प्रतियोगी फर्म अल्पकाल में हानि उठाकर भी उत्पादन करना चाहेगी यदि हानि परिवर्तनशील लागत से अधिक ना हो। किसी फर्म का और उद्योग का औसत आय वक्र एक ही होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। जस्ट मिनट। उत्पादन बंदे बिंदु किसका न्यूनतम बिंदु है? औसत परिवर्ती लागत का। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निश्चित करता है उद्योग, ठीक। उद्योग निश्चित करता है, फर्में उसको दिया हुआ मान लेती हैं, यानी फर्में टेकर होती हैं, प्राइस मेकर हमारा इंडस्ट्री होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निश्चित करता है उद्योग। पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में व्यक्तिगत क्रेता अथवा विक्रेता का विशेष महत्व नहीं होता। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत साम्य की अवस्था में एक फर्म न्यूनतम लागत फर्म होती है। मार्शल के अनुसार दीर्घकालीन सामान्य मूल्य प्रतिनिधि फर्म की औसत लागत के बराबर होना चाहिए। दीर्घकाल सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से किस फर्म की औसत के बराबर होती है? प्रतिनिधि फर्म के। एक विशेष वस्तु के एकाधिकारी उत्पादक के लिए मांग की विभिन्न लोचों के दो बाजार हैं। यदि दो बाजारों में मांग की निजी लोचें E1 E2 और E1 E2 से E2 हैं और E1 E2 से अधिक है तो दो बाजारों में ली जा रही कीमतें P1 P2 इस प्रकार होंगी, P1 लेस देन P2, ठीक, ऑपोजिट हो जाएंगे। अनुकूलतम फर्म का लाभ उसी समय अधिकतम होता है जब सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है। न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को अनुकूलतम फर्म कहा जाता है। अपूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार निम्नलिखित स्थितियों में कब पाई जाती है? यदि एक समरूप वस्तुएं उत्पादित न की जाती हों। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अपूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आगम औसत आगम से कम रहता है। जहां फर्म का स्वामित्व व्यक्तिगत साहसी या संगठन के अधिकार में होता है, जहां एवं जिसका प्रधान उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है, उसे व्यक्तिगत एकाधिकार कहते हैं। शुद्ध एकाधिकार वह दशा है जिसमें वस्तु की पूर्ति पर एक ही फर्म का नियंत्रण होता है। जब एकाधिकार वस्तु की प्रत्येक इकाई का वह उच्चतम मूल्य लेता है जो उपभोक्ता देने के लिए तैयार होता है, तो ऐसी स्थिति में क्रेता को उपभोक्ता की कोई बचत प्राप्त नहीं होती, तो उसे प्रथम श्रेणी का मूल्य विभेद कहते हैं। ये दो बाजारों में मांग की लोच समान हो, सीमांत आय समान हो, मूल्य समान हो, तो मूल्य विभेद संभव नहीं हो सकेगा। एकाधिकारी प्रतियोगिता के चैम्बरलिन सिद्धांत की एक प्रमुख मान्यता है प्रत्येक फर्म के उत्पादन समूह के लिए निकट स्थानापन्न अपूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन बिंदु पर सीमांत लागत वक्र MC वक्र, सीमांत आय वक्र MC कर्व
को नीचे से काटता है। अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मूल्य का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां किसी वस्तु की सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत लागत तथा कीमत में कम अंतर होता है क्योंकि मांग वक्र अधिक लोचदार होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एकाधिकृत प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता का ही एक रूप है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का साम्य वहाँ प्राप्त हो सकता है जहाँ MC = MR। वैज्ञानिक शब्दों में अपूर्ण प्रतियोगिता वह होती है जब एक व्यक्तिगत फर्म की वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार नहीं होती। वस्तु विभेद संकुचित बाजार की स्थिति में संभव है। किंग्ड मांग वक्र की सीमांत आय वक्र में एक सीमांत आय वक्र शामिल है जो टूटा हुआ होता है। ठीक, MR1 > MR2 तो एकाधिकारी दूसरे बाजार में उत्पादन कम करके पहले बाजार में अधिक उत्पादन की बिक्री करेगा। एकाधिकारी जितनी बेलोच वस्तु का उत्पादन करेगा उतनी ही अधिक कीमत रखने की शक्ति उसमें होगी। मांग की आड़ी लोच जितनी अधिक होगी एकाधिकारी की शक्ति उतनी ही कम होगी। एकाधिकारी वस्तु की सीमांत वस्तु के स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धि होगी तो वह मनमानी कीमत वसूल नहीं कर सकेगा। कुर्नों का मॉडल किसी मान्यता पर आधारित है। तो कौन सी मान्यताएं हैं? दो स्वतंत्र विक्रेता होते हैं। एक सजातीय वस्तु का उत्पादन विक्रय करते हैं वह संग्रह नहीं पाया जाता है और क्रेताओं की पर्याप्त संख्या होती है। प्रतियोगी दशाओं में के अंतर्गत सामान्य मूल्य पर किसी फर्म को केवल सामान्य लाभ होता है अर्थात सामान्य मूल्य उत्पादन की लागत के बराबर होता है। एकाधिकारी में वस्तु की पूर्ति पर फर्म का पूर्ण नियंत्रण होता है तथा लागत वक्र सामान्य लागत वक्र विश्लेषण के अनुरूप बनाए जाते हैं। प्रोफेसर लर्नर के अनुसार एकाधिकारी फर्म वह है जिसकी वस्तु का मांग वक्र गिरता हुआ हो, कम लोचदार हो। वस्तु की मांग अधिक लोचदार होने पर एकाधिकार फर्म वस्तु की कम कीमत निश्चित करती है। अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत स्थिर रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मार्शल का बाजार संतुलन विश्लेषण निम्नलिखित किस प्रकार का है? आंशिक संतुलन विश्लेषण अति अल्पकाल में पूर्ति रेखा पूर्णतः लोचदार होती है। अतिरेक क्षमता निम्न में से किसकी विशेषता नहीं है? तो एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग एवं मॉक अप प्राइसिंग दोनों मॉडल एक ही हैं। किस मॉडल में विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की मूल्य लागत स्थिर मानता है? एजवर्थ मॉडल में। अर्थशास्त्र में साम्य फर्म की अवधारणा का प्रतिपादन निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने किया? पीगो। बाजार वह स्थान है जहाँ क्रेता विक्रेता अपनी क्रियाएं करते हैं, मतलब खरीदने और बेचने का, राइट। आधुनिक अर्थशास्त्री किन्स ने किस काल को अवास्तविक माना? अद्वितीय काल, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते थे कि जो है वो लॉन्ग रन को जो है करते हैं, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो किन्स आए, किन्स ने बोला लॉन्ग रन में हम सभी मर जाएंगे। ये इसके विरोधी थे, ठीक। बोली ये वास्तविक नहीं है, अवास्तविक सिचुएशन है। इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन पुस्तक किसने लिखी? जॉन रॉबिन्सन लिखी। विकुंचित मांग वक्र, बेटा विकुंचित मांग वक्र, किंग डिमांड, कई क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, मोर देन 7 क्वेश्चंस तो आ ही चुके होंगे इसी में, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। विकुंचित मांग वक्र का प्रयोग किसका विश्लेषण करता है? कीमत दृढ़ता का। एक क्वेश्चन और आ गया। विकुंचित मांग वक्र का ऊपरी भाग इस मान्यता पर आधारित है, कीमत वृद्धि से ग्राहक घट जाते हैं क्योंकि अधिक लोचदार होता है। एक क्वेश्चन और आ गया। विकुंचित मांग वक्र यानी किंग डिमांड मॉडल कहता है कीमत दृढ़ता यानी प्राइस रिजिडिटी। एक क्वेश्चन और लो। विकुंचित मांग वक्र के अनुसार अल्पाधिकारी उद्योग में ऊंची
कीमतों पर अधिक लोच, नीची कीमतों पर कम लोच, ठीक, की बात करते हैं। चैम्बरलेन ने पूरे समूह के लिए लागत को समान माना। इस मान्यता को क्या नाम दिया जाता है? हीरोइक मान्यता, हीरोइक अजम्पशन। एकाधिकार निगमन के लिए लगाया गया एक मुश्त कर यानी लमसम टैक्स स्थिर लागत अथवा परिवर्तनशील लागत दोनों होता है। जहां स्वामित्व सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं का होता है, स्वामित्व सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं का होता है एवं एकाधिकारों का उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है। सार्वजनिक एकाधिकार होता है बिजली के उपभोग, किराए की कीमत उसके प्रयोग के प्रकार के आधार पर अलग अलग निर्धारित की जाती है। इसका संबंध मूल्य विभेद से होता है। सुरक्षित मूल्य रिजर्व प्राइस वह मूल्य है जिससे कम मूल्य पर उत्पादन तथा विक्रेता वस्तु को बेचने से मना कर देता है। करेक्ट। समूह संतुलन को स्पष्ट करने के लिए चैम्बरलेन ने कौन सी शौर्यपूर्ण धारणा हीरोइक अजम्पशन मानी? तो ये आपकी समता धारणा और संगत धारणा दोनों। दीर्घकालीन पूर्ण प्रतियोगी फर्म अनुकूलतम प्लॉट के आकार वाली होती है। एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म को जब एकाधिकारी फर्म में बदला जाता है तो कल्याण में कुछ कमी हो जाती है। जेम्स वार्लर अर्थशास्त्री केवल मांग पक्ष के अनुसार केवल मांग पक्ष आवश्यक है। एकाधिकारी फर्म कीमत नियोजन यानी मात्रा नियोजन, ठीक, करती है। या तो प्राइस कंट्रोल करता है या तो क्वांटिटी कंट्रोल करता है, दोनों में से एक ही करता है एकाधिकारी, मोनोपोली। अल्पाधिकार में बाजार नेतृत्व सबल डोमिनेंट फर्म करती है, ठीक। उत्पादन बढ़ने पर एलएसी वक्र गिरता है, इसका कारण है पैमाने की बचती। प्रतिनिधि फर्म का विचार मार्शल एक मनोवैज्ञानिक आविष्कार ही है अथवा मार्शल के उपजाऊ मस्तिष्क की उपज है। कैल्डोर ने बोला, डेफिनेशन क्या बोला? प्रतिनिधि फर्म वाली विचार एक मनोवैज्ञानिक आविष्कार है अथवा मार्शल के उपजाऊ मस्तिष्क की उपज है, कैल्डोर ने बोला। ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, राइट। इनके एमसीक्यू करेंगे। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। लव यू ऑल गाइज। चैनल को दौड़ाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। एंड ये चैनल बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही फ्रूटफुल आपके लिए, आपकी जनरेशन के लिए भी होने वाला है। लव यू ऑल गाइज।